नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। हाँ, उद्देशिका। और ये सिर्फ संविधान का कोई पहला पन्ना या परिचय नहीं है। असल में इसे हमारे देश की राजनीतिक कुंडली भी कहा गया है। राजनीतिक कुंडली, ये शब्द संविधान सभा के एक सदस्य थे, के.एम. मुंशी, उन्होंने इस्तेमाल किया था। और ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे? देखिए, जैसे कुंडली किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति देखकर उसका भविष्य और चरित्र बताती है ना? वैसे ही प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में क्या है, इसके आदर्श क्या हैं और ये कहाँ जाना चाहता है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ शब्दों के मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि हम इन शब्दों के पीछे की जो कहानी है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया भर की क्रांतियों की गूंज है, हमारे अपने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं, अदालतों में चली लंबी बहसें हैं। और एक राष्ट्र की जो बदलती आकांक्षाएं हैं, उसकी पूरी झलक है। हमारा मिशन है ये समझना कि हम, भारत के लोग, से लेकर न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व तक के ये शब्द आखिर हमें बताते क्या हैं। हम्म तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये विचार आया कहाँ से। क्या ये पूरी तरह से भारतीय सोच थी? ये एक दिलचस्प मिश्रण है, कह सकते हैं। प्रस्तावना का जो ढांचा है, मतलब एक संविधान की शुरुआत में उसके सिद्धांतों को रखने का जो आइडिया है, हाँ। वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया। वो ऐसा करने वाले पहले थे। लेकिन इसके अंदर की जो भावना है, जो शब्द है, वो पूरी तरह से भारतीय है। अच्छा। जी, इसका आधार बना पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे उन्होंने दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सामने रखा था। वही प्रस्ताव थोड़ा बदलकर हमारी प्रस्तावना बना। और ये भी तो सच है कि ये शब्द कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसमें बदलाव भी हुआ है, सिर्फ एक बार, लेकिन वो बदलाव बहुत बड़ा था। जी हाँ, 1976 में 42वें संशोधन के जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। जो समय के साथ विकसित होता है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए प्रस्तावना को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। पहला, शक्ति का स्रोत कौन है। दूसरा, भारत किस तरह का देश है। तीसरा, इसके लक्ष्य क्या हैं। और चौथा, इसे कब अपनाया गया। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना शुरू होती है इन शक्तिशाली शब्दों से, हम भारत के लोग। और इन 3 शब्दों में ही पूरा सार छिपा है। हम भारत के लोग कहने का सीधा मतलब ये है कि ये संविधान हमें किसी राजा, किसी बाहरी शक्ति या अंग्रेज सरकार ने तोहफे में नहीं दिया है। बिल्कुल, इसे खुद भारत के लोगों ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए बनाया है, अपनाया है और खुद को सौंपा है। अंतिम सत्ता जनता में है। यानी कि मालिक जनता है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, अदालतों ने भी इसे माना है। जी हाँ, 1953 में एक मामला था, मदन गोपाल काबरा बनाम भारत संघ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संविधान को अधिकार भारत के नागरिकों से ही मिलता है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। ये घोषणा है कि सरकारें लोगों के लिए हैं, लोग सरकारों के लिए नहीं। सही बात। ये तो बहुत स्पष्ट है। तो शक्ति लोगों से आती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि ये संविधान भारत को कैसा देश घोषित करता है। यहाँ 5 बड़े शब्द हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। जी। चलिए संप्रभु से शुरू करते हैं। इसका सीधा साधा मतलब क्या है? संप्रभु यानी सॉवरेन का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के, हम पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं। हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं, अपने कानून खुद बनाते हैं। ठीक है, ये तो सीधा है। लेकिन अगला शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट, यहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। जैसा आपने बताया, ये शब्द तो मूल प्रस्तावना में था ही नहीं। इसे 1976 में जोड़ा गया। सही कहा। और इसका जुड़ना उस समय की राजनीतिक विचारधारा को दिखाता है। समाजवाद का जो मूल विचार है वो ये है कि देश के संसाधनों का बंटवारा इस तरह से हो कि असमानता कम हो। मतलब धन कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाए। बिल्कुल। पर भारत का समाजवाद रूस या चीन वाले साम्यवाद जैसा नहीं है, जहां सब कुछ सरकार का होता है। नहीं, वो तो नहीं है। हमारा समाजवाद हमेशा से एक अनोखा मिश्रण रहा है। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया, जिसमें मार्क्सवाद और गांधीवाद
दोनों के तत्व थे, लेकिन झुकाव गांधीवादी विचारधारा की ओर ज्यादा था। इसलिए हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। जी, जहां सरकारी और निजी दोनों कंपनियां साथ-साथ काम करती थीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। 1991 में हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। हाँ। हमारी अर्थव्यवस्था तो पिछले 30 सालों से खुले बाजार के रास्ते पर है। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं कि हमारा संविधान हमें समाजवादी कहता है और हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर लगातार बहस होती है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा मामले में कहा था कि भारतीय समाजवाद का मतलब है आय, स्थिति और जीवन स्तर में असमानता को कम करना। अच्छा। तो आज के संदर्भ में इसे सामाजिक लोकतंत्र की तरह देखा जा सकता है। मतलब बाजार को काम करने की आजादी है, लेकिन सरकार टैक्स के जरिए अमीरों से पैसा लेकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। हाँ, तो ये एक तनावपूर्ण संतुलन है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ मौजूद है। ठीक है। समाजवादी की तरह ही पंथ निरपेक्ष शब्द भी एक कहानी के साथ आया। ये भी तो बाद में जोड़ा गया था। हाँ, इसे भी 42वें संशोधन में ही जोड़ा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत संविधान में हमेशा से मौजूद था, भले ये शब्द प्रस्तावना में बाद में लिखा गया। और इसका मतलब? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य की नजर में सभी धर्म बराबर हैं। हमारे स्रोत भारतीय और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में एक बड़े फर्क की बात करते हैं। ये समझना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। पश्चिमी पंथ निरपेक्षता एक नकारात्मक अवधारणा है। मतलब राज्य और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार है। राज्य धर्म में और धर्म राज्य में कोई दखल नहीं देगा। और भारत का मॉडल? भारत का मॉडल सकारात्मक है। यहाँ राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन तटस्थ नहीं है। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और उन्हें संरक्षण देता है। ये सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है। ये समझना तो आसान है, लेकिन क्या व्यवहार में राज्य हमेशा धर्म से ये सकारात्मक दूरी बनाए रख पाता है? ये तो हमारे देश में एक लगातार बहस का मुद्दा रहा है। बिल्कुल। और यही एक जीवंत लोकतंत्र की निशानी है कि इन सिद्धांतों पर लगातार चर्चा और बहस होती रहती है। संविधान एक आदर्श प्रस्तुत करता है और उस आदर्श तक पहुंचना समाज और राजनीति का काम है। चलिए अब उन दो शब्दों पर आते हैं जिन्हें हम अक्सर एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब तो हम सब जानते हैं कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। पर क्या ये सिर्फ हर 5 साल में वोट डालने तक ही सीमित है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। भारत में प्रतिनिधि मूलक संसदीय लोकतंत्र है। मतलब हम सीधे कानून नहीं बनाते? नहीं, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो संसद में हमारी तरफ से कानून बनाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद सिर्फ चुनाव नहीं है। इसमें कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब शामिल है। और गणराज्य? ये लोकतंत्र से कैसे अलग है? जैसे ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं है। यहीं पर फर्क आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। यही मुख्य अंतर है। गणराज्य का सीधा संबंध राष्ट्र के प्रमुख से होता है। एक गणराज्य में राष्ट्र का प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, वंशानुगत नहीं। जैसे भारत में राष्ट्रपति? जी, जो अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्र की प्रमुख महारानी या महाराजा होते हैं, जो जन्म के आधार पर यह पद पाते हैं। इसलिए वह एक लोकतांत्रिक राजशाही है, गणराज्य नहीं। इसका एक और मतलब भी है, सही है, कि किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, गणराज्य का एक गहरा अर्थ यह भी है कि देश में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। कोई भी नागरिक अपनी योग्यता से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि भारत किस तरह का देश है। अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रेरक हिस्से पर। इस देश का लक्ष्य क्या है? प्रस्तावना 4 महान आदर्शों की बात करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और दिलचस्प बात यह है कि ये आदर्श भी हमने दुनिया की महान क्रांतियों से प्रेरित होकर लिए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के बेहतरीन विचारों को अपनाने में कोई संकोच नहीं किया। तो न्याय का आदर्श कहां से आया? न्याय का आदर्श, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, वो 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए,
सामाजिक न्याय यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक आधार पर भेदभाव ना हो और अमीरी गरीबी की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय? मतलब हर नागरिक को बराबर राजनीतिक अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पदों तक पहुंचने का अधिकार। और बाकी 3 आदर्श, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इनकी प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से आई है ना? जी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। स्वतंत्रता का मतलब है सोचने की, अपनी बात कहने की, विश्वास और उपासना की आजादी। लेकिन ये आजादी असीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो दूसरों की स्वतंत्रता या देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। संविधान इस पर कुछ सीमाएं लगाता है। और समता यानी इक्वालिटी? समता का मतलब है कानून के सामने सब बराबर है और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे मौलिक अधिकार इसी समता को सुनिश्चित करते हैं। और आखिर में बंधुत्व यानी भाईचारा। मुझे लगता है कि भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए यह सबसे जरूरी है। शायद सबसे ज्यादा। बंधुत्व का मतलब है कि हम सब एक देश के नागरिक, एक परिवार की तरह हैं। हमारी पहचान अलग-अलग हो सकती है, लेकिन हम सब पहले भारतीय हैं। और इसी भावना को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। जी, बंधुत्व का लक्ष्य 2 चीजें हासिल करना है। हर एक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है? अब उस सवाल पर आते हैं जिसने दशकों तक सुप्रीम कोर्ट को उलझाए रखा। ये एक अकादमिक सवाल लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? और अगर है, तो क्या संसद इसमें बदलाव कर सकती है? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का शायद सबसे बड़ा ड्रामा है। शुरुआत में 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं है। नहीं। इसे बस संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी माना गया। मतलब अगर संविधान का कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो तो उसका मतलब समझने के लिए प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है, लेकिन ये खुद कानून नहीं है। लेकिन फिर यह सोच पूरी तरह से बदल गई। पूरी तरह से 1973 में एक ऐतिहासिक फैसला आया, केशवानंद भारती मामला। ओह, ये तो बहुत प्रसिद्ध केस है। जी, ये भारतीय न्यायपालिका का शायद सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और क्योंकि यह एक हिस्सा है, इसलिए संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। और इसी फैसले के बाद 1976 में वो 42nd संशोधन संभव हुआ, बिल्कुल। जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़े गए। हाँ, लेकिन केशवानंद भारती केस ने एक और बहुत बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि संसद प्रस्तावना में या संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और प्रस्तावना में लिखे गए कई सिद्धांत जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, ये सब मूल ढांचे का हिस्सा हैं। जी हाँ। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। आपने पहले कहा कि अदालत ने ये भी माना है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है। अगर इसे अदालत में लागू ही नहीं किया जा सकता, तो फिर इसका असली महत्व क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। गैर न्यायिक होने का मतलब है कि आप सिर्फ ये कहकर अदालत नहीं जा सकते कि प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का वादा किया गया है, इसलिए मुझे नौकरी दो। अच्छा। ये सीधे लागू करने योग्य कानून नहीं है, लेकिन इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। यह सरकार और लॉ मेकर्स के लिए एक दिशा निर्देशक है। यह एक कसौटी है जिस पर हर कानून को परखा जाना चाहिए। यह संविधान की आत्मा है। तो जब भी कोई दुविधा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना की ओर ही देखता है। बिल्कुल। यह हमें बताता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो आज की चर्चा का समापन करते हैं। हमने देखा कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ सुंदर शब्दों का संग्रह नहीं है। ये एक दर्शन है, एक वादा है और एक दिशा है। यह हमें बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। हम भारत के लोग से शुरू होकर न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के वादे तक, ये वाकई में हमारे गणतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने इस पे बात की कि कैसे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द मूल दस्तावेज में नहीं थे, बल्कि लगभग 26 साल बाद जोड़े गए। हाँ। ये हमें संविधान की प्रकृति के बारे में एक बहुत दिलचस्प सवाल की ओर ले जाता है। क्या संविधान एक स्थिर, अपरिवर्तनीय दस्तावेज है जिसे हमें अक्षरशः मानना चाहिए,
या ये एक जीवित सांस सिरता हुआ दस्तावेज है जो समय के साथ राष्ट्र की बदलती हुई